जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आई होप मेरे सभी स्टार्स बहुत अच्छे हैं, है ना, और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है एग्जाम की तुम्हारी। सो जैसे कि तुम सभी जानते हो, हम अपने सभी चैप्टर्स को 30 मिनट्स के अंदर कवर कर रहे हैं ऑफ सोशियोलॉजी, वो भी क्लास 12 की। सो आज के सेशन में हम करेंगे चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाले चैप्टर को कवर विद इन 30 मिनट्स। अगर तुमने अभी तक भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो भी ये सेशन देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि ये चैप्टर तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज अपना बुक ओपन करके बैठोगे तो बेस्ट रहेगा, एंड साथ में लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ताकि तुम बोर ना हो और चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसे। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद द चैप्टर, उससे पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूंगी। अगर तुम लोगों को याद होगा, कम्युनिटी पोस्ट से तुम एक्टिव रहोगे, कम्युनिटी पोस्ट पे अगर तुमने एक्टिव तुम रहे होगे बच्चे, तो आपको पता होगा कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे आपसे, है ना। तो मैंने देखा काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन सभी क्विजेज में एंड आंसर्स दिया टू ऑल द क्वेश्चंस। कुछ आंसर्स गलत भी हो गए, कुछ आंसर्स सही भी हो गए, बट ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड वेरी गुड। एंड मैं उन बच्चों का नाम सबसे पहले लेना चाहूंगी, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स आर रियली वेरी गुड, दे हैव डन वेरी नाइस। सो हीना परवेज, फैक्टो गेमर, परमिल अख्तारी, स्टडी विद इनाक्षी, चोबी डेस्क, एनिमे एडिट्स, ठाकुर सिद्धार्थ एंड बानी फातिमा। ये सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने थ्रू आउट द वीक इन्होंने आंसर्स बहुत अच्छे से दिए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपसे कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे गए हैं, एंड आई वांट एवरीवन जिन्होंने अब तक नहीं भी दिया था वो भी पार्टिसिपेट करे। इससे क्या होगा ना, आपके कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों में। तो जब आप इन सभी कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप आंसर करोगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट, अगर तुम गलत भी आंसर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आंसर सही था क्या। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं चेंज इन डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, सबसे पहले मैं तुम सभी को बोलना चाहूंगी, एक प्लेलिस्ट है हमारा जो कि वन शॉट्स पे लाइक सोशियोलॉजी, कंप्लीट सोशियोलॉजी इन 30 मिनट्स करके एक प्लेलिस्ट है, सबसे ऊपर दिखेगा तुम्हें चैनल को क्लिक करने के बाद। तो उसमें सभी चैप्टर्स के 30 मिनट्स के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सेशंस को, तो इंश्योर दैट सभी चैप्टर्स को तुमने, पिछले सभी चैप्टर्स को देख रखा होगा, तब तुम आराम से कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज की शुरुआत इंडिया में कहाँ से हुई, कब से हुई, और क्या चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड आए, डेवलपमेंट क्या इस फेज में आया। और ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो ब्रिटिश का इफेक्ट रहा हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल चेंजेस लाने में। इंडस्ट्री सोसाइटी हमारी बनी तो उसमें ब्रिटिश का बहुत बड़ा क्या हाथ था, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या डेवलपमेंट्स ओवर द टाइम पीरियड अभी तक आए हैं, एलपीजी के पॉलिसी से क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो टेलीग्राम को जिसने ज्वाइन नहीं किया बच्चे, आई वांट एवरीवन टू ज्वाइन द टेलीग्राम, ये क्यूआर है। एंड दिस इज इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, पर्सनलाइज डाउट्स पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो इंश्योर करना कि दोनों जगह तुम लोग कनेक्ट हो जाओ। सो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, तो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है विद फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पिछले, अगर तुम्हें, मैं मान के चलती हूँ तुमने क्लास 11 में अगर थोड़ा सा भी सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री सोसाइटी में, इंडस्ट्री सोसाइटी इन द सेंस हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमारे कंट्री में क्या होता है। हम देखते हैं कि रूरल इंडिया में लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आते रहे, लैंड रिफॉर्म्स आए, पॉलिसीज आई, एलपीजी की पॉलिसी 1990s में आती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि समाज में चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत ब्रॉड लेवल से। तो वहां से शुरुआत होती है अर्बनाइजेशन की, जहाँ पे लोग जो है वो अब देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतना ज्यादा भी स्कोप नहीं है, सो दैट्स, और डिफरेंट तरीके की, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस वो फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने रूरल बैकग्राउंड को छोड़ के वो कहाँ आ रहे हैं, टाउन्स और सिटीज में आ रहे हैं, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि भाई टाउन्स और सिटीज बहुत ज्यादा ग्रो हो रही हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, है ना। लॉस ऑफ, अब जब यहाँ पे अब तुम देखोगे कि कोई गांव का व्यक्ति शहर में आ रहा है, तो उससे हम देखेंगे कि गांव में क्या था बच्चे, फेस टू फेस रिलेशनशिप्स थे, और जो ट्रेडिशनल बॉन्डिंग्स थी लोगों के बीच में, वो सब
खत्म हो गया है ना। पीपल जो है वो फॉर्मल गैदरिंग्स, मतलब फॉर्मल रिलेशनशिप ज्यादा हैं और पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत कम है। लाइक आप अभी भी अपने लाइफ में देखोगे तो कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन इन द सेंस आप देखोगे कि आपका जो फॉर्मल बैकग्राउंड्स हैं, आपके टीचर से रिलेशंस होंगे, आपके क्लासमेट से भी रिलेशंस होंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो आपके बहुत कम होते जाते हैं टाइम टू टाइम। तो ये क्या है बच्चे, ये आप देखोगे सिटीज का, टाउन्स का ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपने लाइफ में देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। डिविजन ऑफ लेबर की बात करें तो वर्क जो है, अब हम देख रहे हैं ना कि भाई अब वर्क जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, इन द सेंस आपको पता है कि आपको 9 to 5 जॉब करना है, या आप स्कूल भी जा रहे हो तो आपको ये टाइम दे दिया गया है, उस हिसाब से आप काम करने जाते हो। तो वर्क जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आपकी टीचर का पर्टिकुलर काम है, आपके प्रिंसिपल का पर्टिकुलर काम है जो अलॉट कर दिया गया है, आपका पर्टिकुलर सिलेबस दे दिया गया है, आपको वो पढ़ना है। तो वर्क्स जो है वो ब्रोक हो गए हैं, ब्रोकन है इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड रिपीटेटिव टास्क। अब आपको क्या है, आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई ही करनी है, आपको कोई और काम नहीं मिलेगा। तो कभी कभार बच्चे होते हैं ना कि पढ़ पढ़ के उब जाते हैं, है ना। तो ये है एक काइंड ऑफ एक बहुत स्मॉल एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव स्पेशलाइज्ड टास्क। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है ना, मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स की एलिनेशन होता है, मतलब आप एक ही काम करते हो। मतलब यहाँ पे वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, पर मैं आपको थोड़ा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे। अब आपको एवरी टाइम अगर मैं बोलूँ कि दिन भर रात भर तुम सिर्फ पढ़ते ही रह जाओ, तो ये क्या है, ये एक ही काम है जो तुम बार बार रिपीट टेलीकास्ट मार रहे हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पे मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स को पर्टिकुलर काम दे दिया जाता था और वो काम करते करते वो बहुत ज्यादा मतलब थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे और बोर हो जाते थे एक ही काम करते करते दिन भर। ठीक है, तो वो क्या, वो एग्जॉस्ट हो गए और वो एलिनेट फील करने लगे कि भाई क्या बकवास काम है, बस करना है क्योंकि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, दैट्स इट। डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने काम को लेके। पहले काम जो था ना, रूरल सोसाइटी में काम जो था वो प्रेस्टीज से कनेक्टेड था। ठीक है, आप जो भी काम करते थे आपको सोसाइटी में, जैसे मान लो पुजारी भी था तो वो मंदिर में पूजा पाठ करता था, ठीक है, साफ सफाई वगैरह जाके करता था, पूजा पाठ करता था। तो इससे क्या था, वो सोसाइटी में उसे एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिला करती थी। ठीक है, उसको लोग जानते, पूछते, बात करते थे, उसका स्टेटस रहा करता था, है ना। या कोई मान लो कोई केक शॉप है, केक शॉप कोई चलाता है, ब्रेड बेचता है, तो उसकी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रूरल सोसाइटी में पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हमारा जो सोसाइटी में ब्रॉड लेवल पे चेंजेस आए, अब हम देखते हैं कि जो काम है उसमें बहुत ज्यादा इज्जत आपको नहीं मिल रही है। वही गांव में अगर वही पर्सन है जो केक बेच रहा है, पहले उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला करती थी, बच्चों भी बहुत ज्यादा खुश होते थे, बात करते थे लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं फेड हो गए हैं बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। ठीक है, ग्रेटर इक्वालिटी, अब कुछ स्फीयर्स में आपको इक्वालिटी मिलेगा इन द इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इज व्हाट, आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मोर अबाउट कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहाँ पे फैक्ट्रीज का सेटअप होने लग गया एंड इंडस्ट्रीज का सेटअप होने लग गया, एंड जिसमें हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन होता है, मतलब सिटीज एंड टाउन्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द फीचर, जहाँ पे लोग बहुत लार्ज नंबर में मूव कर रहे हैं इनटू द सिटीज, जिसमें स्लम एरियाज भी जिसकी वजह से ग्रो हो रहे हैं, है ना। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकंड है फेस टू फेस रिलेशनशिप्स जो है वो, ट्रेडिशनल बॉन्ड्स जो है वो फेड होते जा रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या देखने को मिला है, चौथा पॉइंट विच इज अलिनेशन। ठीक है, फिफ्थ है हमारा ग्रेटर इक्वालिटी। कुछ एरियाज में आपको इक्वालिटी देखने को मिल रही है, जैसे कि कास्ट डिस्टिंक्शंस। पहले जो कास्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था वो उसकी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम होती भी दिखाई दी है हमें, वाइल लेकिन अभी हम देख रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी फैलता हुआ दिख रहा है। तो इक्वालिटी जो है वो कुछ स्फीयर्स में आया है और इनइक्वालिटी भी कुछ स्फीयर्स में बढ़ा है, तो ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। पहले आपका कास्ट डिसाइड करता था कि आप किससे शादी करोगे या आप कौन सी जॉब भी करोगे इवन। अब आपका जो ये जो चीजें हैं, जॉब और मैरिज, इट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन योर चॉइस राइट नाउ, राइट। सो दिस इज कास्ट डिस्टिंक्शन, जिसमें हम इक्वालिटी टू सम एक्सटेंट देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग कि कास्ट अभी बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है इन आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल, इजंट इट, और आवर एजुकेशन लाइक दैट। एंड इनकम इनइक्वालिटी कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनइक्वालिटी आप देख रहे हो ना कि कुछ लोग जो हैं इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, मनी है, पावर है, वेल्थ है, while some of the people are such that कि उनके पास कुछ भी नहीं है, they have to work very hard for that, ठीक है, even for survival। so ये क्या है, कुछ तरीके की इनइक्वालिटीज भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, ठीक है, इनकम मेनली। नेक्स्ट आपकी बात की गई है आपके बुक में अबाउट सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, यानी कि हम डिस्कस करते हैं, आपको पता होगा ना कितने सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री में बच्चे, 3 सेक्टर्स हैं, isn't it? 3 सेक्टर्स हैं हमारे कंट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी में आपके एग्रीकल्चर आ जाते हैं, लिख दूं,
इन सेंस वैसे तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा अवगत होंगे अच्छे से। सो एक हो जाता है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर्स वगैरह खेती बाड़ी आ जाती है, ठीक है। एंड सेकेंडरी में आ जाता है आपका वॉट, सेकेंडरी में आ जाता है आपका इंडस्ट्रीज, या मेनली आप बात कर लो मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर, जहाँ पे आप देख रहे होते हो कि सर्विसेज प्रोवाइड किए जाती हैं, ठीक है। सर्विसेज मतलब सिविल सर्विस जो आते हैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बैंक सर्विस, ये सारे आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री और इंडिया को, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इस टॉपिक में आपको मेनली कंपैरिजन बताया हुआ है, डेवलप्ड कंट्री को कंपेयर करें तो वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा है, सेकेंडरी में भी थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जो प्राइमरी है मतलब एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग हैं डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो इन्वॉल्व, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। आज जब हम डेवलपिंग कंट्री या फिर हम इंडिया की बात करें, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हम इंडिया की बात मेनली ही कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं क्या कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व है। पहले तो 90% ऑफ द पीपल वेयर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, इससे कम है, एंड टर्शरी सेक्टर में भी लोग हैं पर इससे थोड़े कम है। जो हमारा डेटा है वो 2000 किसका है, 11 का सेंसस के हिसाब से हम बता रहे हैं आपका, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। अब ये क्या बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ही है, कुछ 75 करके था आपका डेटा के हिसाब से, just to not get confused, आपके 75% और something like this was the proportion of the people, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग जिस काम में इन्वॉल्व हैं वो है एग्रीकल्चर, जिससे पैसे बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी में भी है, टर्शरी में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ लोग हैं वहां पे पैसे कम है, और इस वजह से हमारी कंट्री जो है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, सेटबैक देखने को मिल रहा है। वाइल जब हम बात करते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री की, तो डेवलप्ड कंट्री में क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग सर्विस दे रहे होते हैं या फिर सेकेंडरी में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, है ना। सो ये डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की जा रही है। इसी के अंदर और चीजें बताई जा रही है, देखो यहाँ बताया है डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट पीपल जो है वो सर्विस सेक्टर में होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की बात करें 60% इन द प्राइमरी सेक्टर है, 17% सेकेंडरी सेक्टर में है, और 23% टर्शरी सेक्टर में है। तो जहाँ पे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल है वो एग्रीकल्चर, जहाँ पे पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसलिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में ज्यादा है, ठीक है। एंड दैट इज द थिंग व्हिच यूज हियर ओवर हियर ट्राइंग टू बी एक्सप्लेन्ड। अब सेकेंड चीज जो हम बात करें बच्चे, सेकेंड चीज की अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर, अब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहाँ पे आपको जो नौकरी है वो प्रॉपर मिलती है, मतलब सिक्योर जॉब रहती है, 9 to 5 आपको जॉब करना है, आपको इतने सैलरी मिलेगी, आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे, एंड ये सारी चीजें क्राइटेरियाज रहते हैं। आपको गवर्नमेंट के अंदर जो है क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है खुद को, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज या फॉर्मल सेक्टर में आती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वो नौकरियां जहाँ जिसमें आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, एंड ये जो जॉब्स होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, लो बेनिफिट्स भी नहीं ज्यादा होते हैं, पेमेंट भी कम होता है, और वर्कर्स जो है इंडिया में वो मेनली जो है इसी सेक्टर में होते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी कोई व्यक्ति है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, और उसके पास उसके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो इन दैट केस उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको कहीं से रिश्तेदारों में से ही कर्ज वगैरह लेना पड़ेगा, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। सो जब हम बात करते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री की, तो फर्स्ट पैरामीटर वी डिस्कस इज अबाउट व्हाट सेक्टर्स, सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। सो ऑर्गेनाइज की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना बच्चे, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर लोगों को फॉर्मल या यू को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलता है, वाइल जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग जो है वो ज्यादातर जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यूनिट्स, अब 10+ एम्प्लॉयज ऑल द इयर्स उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, रजिस्टर। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है या डेवलप्ड कंट्रीज है, नेशंस है, वहां पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने को मिलता है। इंडिया में ज्यादा लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर वेजेस नहीं है, पेंशन नहीं है, और गवर्नमेंट से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड और बैकिंग नहीं मिल रही है,
ठीक है, दिस इज द सेकंड थिंग, बात जो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। और एक चीज हमने पढ़ी थी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है वो ज्यादातर भागने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट जॉब्स उन्हें मिले, बट स्टिल दिस इज a factor, मतलब एक concerning matter है because we are seeing the conditions right now of the country, है ना, in the sense of unorganized sector। लोग unorganized sector में ज्यादा हैं, organized sector में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट competition बहुत ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं रिक्रूटमेंट भी कम हो रहा है ना। सो ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को क्या करना पड़ता है, चापलूसी वगैरह करना पड़ता है। ये सारी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रखा था कि बहुत ज्यादा चापलूसी वगैरह करना पड़ता है, बॉस के मूड पे होता है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना बच्चे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब आप काम कर रहे होते हो तो बॉस का अगर आप मूड खराब हुआ ना तो वो तुम्हें हटा देगा। ठीक है, मान लो आप किसी शॉप में कोई पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, या आप ही काम करो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ ही ले लेते हैं, बिकॉज आप बोलोगे कि मैम हमें ही डाल दिया आपने। सो ए पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो किसी शॉपकीपर के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, शॉपकीपर पे को किसी दिन गुस्सा आता है, वो ए को निकाल देता है, तो ये क्या हो गया, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत प्रॉब्लम या सेटबैक देखने को मिलता है। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑफन चापलूसी वगैरह करके रखनी पड़ती है, बॉस को खुश करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी नहीं होती है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड ओवर हियर। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज। हम डिस्कस करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, यानी कि हम यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हमारी एलपीजी की पॉलिसीज फाइनली हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में आता है। मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट हमारे इकोनॉमी के बारे में, सम सेक्टर्स रिजर्व फॉर। अब हम देखते हैं हमारे कंट्री पे ये एलपीजी का क्या इफेक्ट पड़ा मेनली। सो वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वी आर what is the meaning of mixed economy बच्चे? It means some sectors are reserved for government and others are open for private firms। ठीक है, that is the meaning of mixed economy, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स होंगे जो गवर्नमेंट हैंडल करेगा, कुछ सेक्टर्स जो ओपन होंगी फॉर द प्राइवेट फर्म्स। अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जब हमारे कंट्री में आती है बच्चा, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जब हमारी कंट्री में आती है, so we are seeing what happened in our country is फॉरेन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया इन सेक्टर्स, जो कि पहले जो हमारा कंट्री था उसमें हमारे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, हमारे स्टेट ने बंद कर रखा था मार्केट्स को। ठीक है, हमारे स्टेट ने बंद कर रखा था मार्केट्स को, ये बंद था, दरवाजा बंद था हमारे, हम दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड थे ऑफ कोर्स, बट उतना ज्यादा ट्रेड मैटर्स में, ट्रेड के मैटर्स में एक्सेट्रा हम लोग क्लोज कर रखे थे अपने कंट्री को। लेकिन जब एलपीजी की पॉलिसी आती है तो हमने दरवाजा क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, तो अब दूसरे कंट्रीज के प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अपने सामान को बेचने आ गए, ऑल्सो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने लगे। तो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया कि भाई आप हमारे कंट्री में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, जो कि पहले रिजर्व, मतलब पहले जो हमने बंद कर रखा था वो हमने बंदगी जो है वो खोल दी। ठीक है, तो ये लिबरलाइजेशन में होता है। देन वी सॉ लाइसेंसिंग। पहले क्या था कि अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से कोई जो प्लेयर है वो आ रहा है, उसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे लाइसेंस की जरूरत थी, लेकिन वो लाइसेंस वाली पॉलिसी हमने हटा दी। ओके, फॉरेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाइडली अवेलेबल होने लगे फॉर पीपल। मार्केट, अब जैसे ही मार्केट जो था पहले बंद था, तो लोग जो थे, इंडिया के जो लोग थे, फार्मर्स थे या यू कहो कॉम्पिटिटर्स थे, कॉम्पिटिटर्स भी नहीं कहो, जो लोग थे, मर्चेंट्स वगैरह थे, वो काफी ज्यादा सेफ थे। लेकिन जब मार्केट ओपन होती है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। एक और फैक्टर जो हमारे एलपीजी की पॉलिसी से आता हुआ दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इज डिसइन्वेस्टमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, पहले गवर्नमेंट की जो शेयर्स थी वो गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करने लग जाता है टू अदर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न फूड्स का एग्जांपल दिया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न फूड्स में क्या होता है ना बच्चा, मॉडर्न फूड्स में क्या होता है, ये मॉडर्न फूड्स जो है ये गवर्नमेंट ने ओपन अप किया था, एंड इसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता था, एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती थी, है ना। आपको प्रमोशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू, आपको
जो तमाम तरीके के बेनिफिट्स सपोर्ट्स मिलेंगे, आप रजिस्टर्ड हो, है ना, ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट देखता है कि भाई अब मार्केट ओपन अप हो रही है एंड वी हैव टू डू डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें अपने मॉडर्न फूड्स को सेल आउट करना पड़ेगा, अपने शेयर्स को जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना होगा टू बाय दिस। सो प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, खरीद लेते हैं मॉडर्न फूड्स के शेयर्स को, एंड ऐसे भी एंड अल्टीमेटली वी सॉ दैट मॉडर्न फूड्स जो है वो प्राइवेट हैंड्स में चले जाते हैं। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे ना बच्चे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें अब प्राइवेट कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट होती है ना, तो वो देखती नहीं है कि हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इंश्योर करती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो आपको सिक्योर करके रखे, ठीक है, इन द सेंस आपका बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो, आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मिले उस टाइम पे, ठीक है, लोन मिले या लोन में मिले, या फिर यू कहो अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप काम कर रहे हो हमारे लिए, तो वो इंश्योर करते हैं कि आपको क्या मिले, पेंशंस मिले। सो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो। लेकिन जब प्राइवेट जॉब में जाते हो तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, मतलब जो बेस्ट होता है उसे रिक्रूट किया जाता है, वहाँ पे आपके बारे में नहीं सोचा जाता है, वहाँ पे सोचा जाता है कि कैसे हम अपना डेवलपमेंट करें, अपने कंपनी का डेवलपमेंट करें। तो ऐसे लोग ढूंढे जाएंगे जो बहुत ज्यादा काबिल हों, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे भी। and they will not think about much about you, but they will not think about your basic needs, but they will think about the company's needs, और उस हिसाब से लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता था। अब जो यहाँ पे लोग थे जो यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे थे मॉडर्न फूड्स के अंदर, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें रिजाइन किया, बहुत लोगों ने रिजाइन किया, जो पेंशन वगैरह थे वो भी हट गए यहाँ से, मॉडर्न फूड्स जैसे ही प्राइवेट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इन कमिंग इन योर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, ऑल्सो द होल टॉपिक ऑफ दिस वन। ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता ही होगा, द होल टॉपिक ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपके एलपीजीज के क्या हमने देखे, एलपीजीज के जो इफेक्ट है इन द सोसाइटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक विच इज हाउ पीपल फाइंड जॉब्स, स्पेशली इन द फैक्ट्रीज, ठीक है, स्पेशली हम बात करें फैक्ट्री जॉब्स जो हैं वो लोगों को कैसे मिलता था। मान लो अभी भी कोई पर्सन है जो गांव में एग्रीकल्चर कर रहा है, भले ही एग्रीकल्चर से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर कर रहा है, वो नहीं जा रहा शहर में, ठीक है, वो अपने जिंदगी में जैसे तैसे जीने की कोशिश कर रहा है। अब इन दैट सेंस कुछ ऐसे लोग होते थे, जॉबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो शहरों में काम किया करते थे, लेबर प्रोवाइड किया करते थे, तो वो गाँव को जाया करते थे, ठीक है। एक स्टोरी सुनो, कोई पर्सन है जो खेती वेती कर रहा है गांव में, ठीक है, एंड ये पर्सन है, ये शहर का पर्सन है, ठीक है। अब ये शहर का पर्सन है, ये काम कर रहा था, इसके बॉस से कनेक्शन, ये मान लो ये बॉस है तो इसका कनेक्शन इससे बहुत बढ़िया है, तो बॉस ने बोला कि भाई हमें और लोग चाहिए अपने जगह, अपने बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक है, अपने काम में और भी लोगों की जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है। तो ये जो जॉबर है ये कोई पर्टिकुलर गाँव से आया था, है ना, जॉब की तलाश में। अब ये क्या करता है भाई, अब देखता है कि बॉस को वर्कर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वापस गांव जाते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे कास्ट का कोई व्यक्ति है जिसे कि जॉब की जरूरत है, तो वो जाता है, गांव पहुंचता है, वो गांव पहुंचते पहुंचते वो इस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, ठीक है, अपने कास्ट के और भी लोगों को रिक्रूट कर रहा था, इस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है, इस व्यक्ति को बोलता है कि भैया आपको हम दे रहे हैं कुछ पैसे, मान लो 100 रुपए दे रहे हैं, उस टाइम पे 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, मान लो यहाँ पे 100 रुपए दे रहे हैं हम आपको, आप चलिए हमारे साथ शहर में आइए। तो ये जो था ये कॉन्ट्रैक्ट था, आपको 100 रुपए दे दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था, एंड अब आपको क्या किया जाता था, अब भाई आप यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर कर रहे हो भैया, चलो ना वहाँ पे जाके हम शहर में काम करते हैं, शहर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप वहाँ पे काम करोगे, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेंगे, ये वो सपने अपने दिखा के ये इसे ले जाता है यहाँ, कहाँ ले जाता है, बॉस के पास, ठीक है, शहर में ले जाता है। तो ऐसे भी लोग शहर में जाके काम करने लग जाते थे, क्या बोलते हैं, कनेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो ये एक वे है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ वाला बात, कॉन्ट्रैक्टर्स, जॉबर्स, जो वो कैसे रिक्रूट किया करते थे, कैजुअल लेबर्स। अब ये जो पर्सन है जिसने रिक्रूट किया है अपने ही कास्ट के व्यक्ति को, अब ऐसा होता था पहले के टाइम पे कि हम अपने कास्ट के, अपने रीजन के व्यक्ति को ही रिक्रूट किया करते थे, तो ये पर्सन ने रिक्रूट किया है। अब ये जो है, क्योंकि इसने बॉस की बात मानी, रिक्रूटमेंट और लेबर्स लाया, तो बॉस की नजर में तो ये अच्छा बन गया, तो अब बॉस तो इसे हटाएंगे नहीं, तो बॉस बोलते हैं क्या, तुम रहो, तुम बहुत बढ़िया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये बॉस का फेवरेट हो गया है, ठीक है, तो अब फेवरेट हो गया तो इन द सेंस कि इसके पास ज्यादा पावर है, ओके। एंड बाकी जो भी इसने लोगों को रिक्रूट किया है, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया है, इस पर्सन को भी रिक्रूट किया है, तो अब उसके पास थोड़ा दबदबा है, तो पावर यूज करेगा, है ना, अपॉन अदर लेबर्स। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एक फैक्टर ये हो गया,
ठीक है। एक और फैक्टर था कि कुछ लोग जो हैं वो अपने काम में बेस्ट किया करते थे, एंड फॉर दैट वाज द वर्क वाज देमसेल्फ फॉर देम वाज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लो मैं अपना काम बहुत बढ़िया से कर रही हूँ। अब आपको अच्छा लग रहा है कि मैम तो बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, तो आप क्या करोगे? आप इंश्योर करोगे कि भाई आपके फ्रेंड्स भी मुझसे पढ़ें, ठीक है? आप बोलोगे कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये क्या है? आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो मेरा। सो ये क्या है? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, दैट इज हाउ आई वाज गेटिंग द जॉब। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू भी काम मिलते थे। जैसे मान लो कि जैसे मैंने ये बताया, ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स ही था। एक और एग्जाम्पल ले लो तो प्लम्बर्स, ट्यूशन, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है? मान लो कोई एक पर्सन को चलो ये पर्सन तो बहुत खराब हो गया। कोई एक पर्सन है तो उसे मैंने देखा, उसे मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, अब हंसना नहीं है इस डायग्राम को देख के, ठीक है? सो ये पर्सन है जिसे ट्यूशन पढ़ाया जाता था, ठीक है? अब अच्छा ट्यूशन मैं पढ़ा रही थी तो आसपास के नेबर्स भी ढूंढ रहे थे ट्यूशन टीचर, तो फिर ये क्या करने लग जाता है, ये इसकी मम्मी बोलती है कि भाई मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा है। तो ये लोग जो नेबर्स वाले लोग हैं ना, ये भी सोचते हैं हाँ मैम अच्छी है तो इन्हें भी रख लेते हैं। तो ये क्या है? ये ट्यूटर्स रखने का पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या बदली वर्कर्स के थ्रू। ये जो एग्जाम्पल था ये बदली वर्कर्स का था, ये कॉन्ट्रैक्ट या जॉबर्स कह लो उन्हें। एक ही नाम का एक ही मतलब है, कॉन्ट्रैक्टर्स कहो, जॉबर्स कहो, या फिर बदली वर्कर्स कहो। सो बदली वर्कर्स, हाँ। सो दैट इज द थ्री वेज इन विच दे वर गेटिंग जॉब्स। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट वर्क के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और चीज है बच्चे जो बीच में छूट गई है, एक मैनेजमेंट वाली बात। मैनेजमेंट के थ्रू भी लोगों को जॉब मिला करता था, मैनेजमेंट एंड यूनियंस। एक टाइम पे हम देखते हैं कि जॉबर्स का रोल जो है, ये जो जॉबर्स का ये जो कहानी मैंने पूरी बताई यहाँ पे डायग्राम बना के, ड्रॉइंग बना के, तो ये जो कहानी थी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जॉबर्स ने रिक्रूट किया लोगों को। तो ये जो है समय के साथ साथ इनका रोल जो है जॉबर्स का वो घटने लग गया। मैनेजमेंट एंड यूनियंस जो है वो रिक्रूट करने लगे लोगों को। फिर हम देखते हैं कि बदली वर्कर्स का भी टाइम पीरियड आता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, जहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों को नौकरी दी जाती थी। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टर्स से ये बदली वर्कर्स में। थोड़ा स्लाइट डिफरेंस क्या है कि ये जो लोग थे ये टेम्पररी वर्कर्स थे, ठीक है, फिलिंग द परमानेंट। अब परमानेंट स्टाफ कहीं ब्रेक पे गया है, ठीक है, फॉर सम रीजन वो अभी नहीं आ पा रहा है कोई परमानेंट स्टाफ, तो उसकी जगह पे टेम्पररी वर्कर्स तो चाहिए ना। तो जो दूसरे शहरों से आ रहे थे उन्हें रख दिया जाता था, रिक्रूट किया जाता था टेम्पररी बेसिस पे, कम पैसे में, बहुत बेकार कंडीशन में काम कराया जाता था, एंड दे वर टर्म्ड एज बदली वर्कर्स। सो बदली वर्कर्स जो थे, अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स के थ्रू आ रहे थे ना, वो क्या थे? वो परमानेंट थे। लेकिन ये जो बदली वर्कर्स हैं, डिफरेंस क्या है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उन्हें काम करना पड़ता था टू फॉर सम टाइम पीरियड, और उन्हें उस हिसाब से पैसे मिलते थे, पैसे भी कम मिलते थे, कंडीशन बहुत खराब थी। और जॉब तो करते थे लेकिन जॉब करने का टाइटल भी नहीं मिलता था, मतलब टेम्पररी वर्क था, सिक्योरिटी नहीं के बराबर थी, ठीक है? तो ये बात है यहाँ पे बदली वर्कर्स में और जॉबर्स में। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट है हमारा कि काम कैसे किया जाता था। तो काम बहुत आसानी से किया जाता था इन द सेंस, अब आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट और असेंबली लाइंस या ये जो थ्योरीज हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बट हाउ वर्क इज कैरीड आउट में आपको एक चीज जो यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ाई जा रही थी, समझाई जा रही थी, असेंबली लाइन वैसे वाला टॉपिक है, जो असेंबली लाइन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। वेल, सो वन ऑफ द थिंग इज टेलरिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज रिड्यूस्ड, रैशनलाइज्ड आपके लैंग्वेज में बोले तो, लेकिन ये है असेंबली लाइन, यानी कि हाउ वर्क इज कैरिड आउट। जब आप वर्कर्स बनते हो, ठीक है, वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है तो उनको काम कराया जाता था। कैसे काम कराया जाता था बच्चे? उनको असेंबली लाइन के हिसाब से चलना पड़ता था, मतलब काम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था। टाइम जो है लिमिट कर दिया था, मतलब 9 से 5 आपको काम करना है, ये आपको अब 9 से 5 उन्हें काम नहीं करना पड़ता था। ऑफ कोर्स आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो आप 9 से 6, 7, 8, 9 वर्कर्स जो है वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे चाहिए। अब वो मजबूर हैं और आप देख रहे हो कि आपको उनको पैसे चाहिए, तो आप उनसे क्या करा रहे थे? उस टाइम के जो लोग थे वो क्या करा रहे थे? मैनेजर्स वगैरह, बॉस वगैरह, वो इंश्योर कर रहे थे कि इन लोगों का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, इन लोगों से ज्यादा काम करा सके। ये सारी चीजें हमने देखी। तो वर्क जो है वो मशीन के हिसाब से चलती थी। अब मान लो आप बोलोगे कि मैम मशीन तो था ही, तो फिर लोगों को क्यों काम करना पड़ता था ज्यादा? क्वेश्चन तो आना चाहिए कि भाई मशीन तो इंट्रोड्यूस हो गया था, फिर लोग क्यों काम करे इतने, है ना? उनका तो काम कम हो जाना चाहिए, काम कम हो जाना चाहिए। लेकिन वी हैव ऑब्जर्व दैट बेस्ट असेंबली लाइन चलती है। असेंबली लाइन मतलब ये लाइन पास होती जाती है, आपको फटाफट अपना काम इस लाइन को चलते हुए ही आपने काम फटाफट से खत्म करना है, ठीक है? सो ये चीजें थी बच्चे। तो असेंबली लाइन मतलब
फटाफट से आपको काम प्रोसेस में करते जाना है, रुकना नहीं है इस सेंस में। तो आपका काम जो है वो 10 से 12 घंटे का हो गया था, ठीक है? आपका बॉडी का हर पार्ट मूव करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, फटाफट से काम करना चाहिए। सो वी हैव रेड एन एग्जांपल आल्सो ऑफ दिस, इफ यू रिमेंबर, कार कैसे बन रही थी, है ना? सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि काम कैसे किया जाता था। तो काम की कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा वर्कर्स को ऊपर स्ट्रेस था। इतना स्ट्रेस था कि भाई 40 की उम्र में आते-आते वो लोग खुद ही रिटायरमेंट माँग लेते थे और एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी, एंड वो आगे अब कोई भी काम नहीं करने लायक बचते थे। ये कंडीशन थी। वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो हमने कोल माइन्स के बारे में पढ़ा कि कोल माइन्स में जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोल माइन्स में वर्कर्स जो हैं वो एसोसिएटेड है, बट द कंडीशन इज़ देयर इज़ डेंजरस। भले ही गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है बाय ब्रिंकिंग पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है जिससे इन्हें प्रोटेक्शन मिले, बट स्टिल वी आर सीइंग कि कोल माइन्स में अ, काम होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी काम करने के बाद उस जगह को वापस से रिकवर नहीं किया जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से बाद में इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पे। डेंजर आता है फ्लडिंग का, फायर का, कोलैप्सिंग का, हेल्थ रिस्क्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस एंड जो हमारे सिलिकोसिस है, ये इस टाइप के प्रॉब्लम है। माइग्रेंट्स, अब ये जो यंग वर्कर्स हैं, ये फील लोनली इनको बहुत ज़्यादा खराब फील होता है, ठीक है? इन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इनका गवर्नमेंट के अंदर, प्रोटेक्शन सेफ्टी के बारे में भी ध्यान नहीं रखा जाता है, वो हमने चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा। होम बेस्ड वर्क्स के अंदर हमने बेसिकली बीड़ी के बारे में पढ़ा, लेकिन और भी जैसे अगरबत्ती जो है वो बनती है, लेस, जरी का जो काम होता है, कारपेट्स बनते हैं, वो घर में ही बनाए जाते हैं। मेनली वुमेन्स और चिल्ड्रंस के द्वारा ये काम किया जाता है घर के अंदर, ठीक है? हमने पूरा का प्रोसेस डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? प्राइस रेट, पेमेंट जो है वो आइटम के हिसाब से, आपने कितना एक दिन में कितना आप आइटम बना रहे हो, उस हिसाब से आपको रोज के बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पैसे मिलते थे। तो यहाँ पे क्या आता था, एक स्मॉल एग्जांपल दें, बीडी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ था, जहाँ पे एक पर्सन था, ठीक है? एक पर्सन है, वो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल जो है, जैसे प्लांटर्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल जो है वो मतलब तोड़ के देंगे किसको, कॉन्ट्रैक्टर्स को मान लो देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं, ये देते हैं कुछ लेबर्स को, लेबर्स यानी इन द सेंस इन वुमेन्स को जाके दे आते हैं घर में। तो ये वुमेन्स काम करती हैं, प्लग वगैरह करती हैं, बीडी को डालती हैं, एंड देन द प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है तो अगेन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो आते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये अगेन जाते हैं टू दी मैन्युफैक्चरर्स, जो कि लेबल करते हैं, पैक वगैरह करते हैं, सील करते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये फर्दर देते हैं होलसेलर को, जहाँ से आपके शॉपकीपर के पास जाता है, फिर शॉपकीपर के साथ, शॉपकीपर मतलब दुकानदार के पास जाता है, फिर ये कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये एक लॉन्ग चेन के थ्रू काम चल रहा होता है होम बेस्ड वर्क के अंदर। द नेक्स्ट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्ट्राइक्स, अब वर्कर्स जो है उन्हें बहुत बेकार कंडीशन में आप काम करा रहे हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे क्या काम कैसे हो रहा है, असेंबली लाइन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत कराया जा रहा है ना? प्रोडक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उस हिसाब से आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज किया जाता था। वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब से, यहाँ पे कोल माइनर्स का जो एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब आप काम कर रहे हो किसी एरिया में, उसका इस एरिया को काम करने के बाद आपने उस एरिया को बंद नहीं किया है, ठीक है? तो कोई पर्सन आएगा तो फिर वो गिर जाएगा ना उसमें, तो उसकी डेथ हो जाएगी अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं रेस्क्यू किया गया। तो ये प्रॉब्लम थी बाद में वाली। और उस टाइम की क्या, अब आप माइनिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है, क्या कोई वर्कर्स जो है वो नीचे जा रहा है, अंदर डिगिंग वगैरह कर रहा है ना? तो उसमें आप कैसे इंश्योर करो कि वो जो अंदर जा रहा है उसकी लाइफ कैसे इंश्योर कर रहे हो, प्रोटेक्शन उससे कैसे दे रहे हो उसको। अगर मान लो उसकी पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी फैमिली को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, इंश्योर कर रहे हो? तो ये सारे सवाल उठते हैं बच्चे। तो इसीलिए अब जो स्ट्राइक्स एंड यूनियन इज वो अ वे जिसमें वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, वर्कर्स, ये बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक था जहाँ पे वर्कर्स जो है, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, वर्कर्स रिफ्यूज करते हैं टू वर्क फॉर द कंपनी, राइट, और फॉर द इंडस्ट्री फैक्ट्री वट एवर। सो हम देखते हैं कि बेटर वेजेस के लिए वो डिमांड करते हैं कि हमें वेजेस दो, बेटर कंडीशंस हमें दो फॉर द वर्क, ह्यूमंस के काम करने लायक तो कंडीशन हमें प्रोवाइड करो, है ना? तो ये सारी चीजें होती है। लॉकआउट करते हैं लोग, जैसे बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1917 ऐसा कुछ था। वी हैव डिस्कस दैट व्हाट, कि कैसे दत्ता समन थे इसके लीडर, कैसे इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था इस स्ट्राइक को, जहाँ पे इन्होंने मतलब नियरली 1000 ऑफ पीपल जो थे, 1000 प्लस पीपल वेर एसोसिएटेड विद दिस स्ट्राइक, जहाँ पे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वर्कर्स बोलते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बॉस बोलते हैं कि भाई हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए लोग बहुत आते हैं। तो बॉस जो है वो वर्कर्स बोलते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो बॉस जो है वो फैक्ट्री का दरवाजा ही बंद कर देते हैं।
बताओ हमारा क्या है, हमारे पास लोग हैं, हम उनसे और ढूंढ लेंगे, तुम नहीं आओगे तो फिर तो कोई और आ जाएगा काम करने के लिए, है ना। तो इन दैट सेंस आप वर्कर्स स्ट्राइक तो कर रहे थे बहुत टाइम तक, 1 साल तक नियरली ये स्ट्राइक चला बच्चे, जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द लोग ने अपनी जॉब खो दी, ठीक है। कुछ लोगों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके फैमिलीज जो है उनको उनकी कंडीशन खराब हो रही थी, मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम थी, यहाँ की प्रॉब्लम वहाँ पे, तो यहाँ की प्रॉब्लम वहाँ की प्रॉब्लम, तो दे हैव टू रिटर्न ऑल्सो। तो बम्बई टेक्सटाइल स्ट्राइक जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, नियरली 1 to 2 years तक ये चला। बेटर वेजेस और यूनियन राइट्स के बारे में था मेनली, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी हम इसे नहीं देखते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्री, आपको इस चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है कि कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है प्रोडक्शन का, ठीक है। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ओन करते हैं प्रोड्यूस करने का राइट्स, प्रॉफिट मोटिव्स होता है, एंड पेइंग वर्कर्स अ लिटिल, मतलब आप कमा 100 रुपए रहे हो, ठीक है, वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, मैक्सिमम काम कर रहे हैं, और उन्हें पैसे कितने दे रहे हो आप, आधा पैसा खा के उन्हें कैसे कितना दे रहे हो, 25 रुपए दे रहे हो, 50 भी नहीं दे रहे हो, 25 रुपए दे रहे हो। तो ये कंडीशन आपका कैपिटलिज्म में देखता है, जहाँ पे आप देखते हो कि वर्कर्स को सबसे ज्यादा काम वो करते हैं, सबसे कम पैसे उन्हें मिलते हैं। सो दिस शेप्स की इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर कंडीशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म और इंडस्ट्री का प्रभाव लोगों पे पड़ता है, उनकी जिंदगी में कितने बड़े तरीके से चेंजेस आते हैं, वो अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को छोड़ के यहाँ शहरों में आते हैं, ठीक है, उनका फेस टू फेस रिलेशन खत्म हो जाता है, एलिनेट फील करने लग जाते हैं, ठीक है। अब आप उनसे काम भी करा रहे हो तो उनकी कंडीशन कितनी हार्श है, कितनी खराब है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल इस चैप्टर में आपको मिलता है ना, आपको सोचने पे मजबूर भी करता है। तो चेंजेस पढ़ा आपने, डेवलपमेंट पढ़ा, एंड कुछ टर्म्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता और मीनिंग पता होना चाहिए। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, टेररिज्म आपको नहीं देखने की जरूरत है, असेंबली लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया, डीस्किलिंग के बारे में, डीस्किलिंग आपको आईटी सेक्टर के बारे में एक बॉक्स था जहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि आईटी सेक्टर में भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम स्लेवरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइम स्लेवरी की प्रॉब्लम है इन द सेंस कि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, रात रात भर काम करना पड़ रहा है बॉस को खुश करने के लिए। या फिर एक और प्रॉब्लम है आईटी सेक्टर में कि इंडिया में रात है तो वहां तो दिन हो गई नहीं, फॉरेन कंट्री में, और आप काम जो है आपका जो बिजनेस है वो मेनली एसोसिएटेड विद द फॉरेन कंट्रीज, तो क्या करना पड़ता है लोगों को, रात रात भर ज्यादा काम करना पड़ता है, तो स्लेवरी है, डीस्किलिंग भी हो रही है। एक और बात यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप देख रहे हो कि समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, एंड जॉब की क्राइटेरियाज भी डिफरेंट होती जा रही है। पहले क्या था कि अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपकी ड्राइंग आनी बहुत जरूरी है, लेकिन अब है क्या कि आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तब भी आप आर्किटेक्ट बन जा रहे हो। सो दैट इज द कंडीशन विच वी आर सीइंग राइट नाउ। तो एक तरीके से लोग बोलते हैं, इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजीज जो है वो लोगों को डी स्किल कर रही है, ठीक है। वर्क स्ट्राइक, लॉकआउट, कैपिटलिज्म, ये हमने तमाम तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस किया, या सब टॉपिक्स को या वर्ड्स को डिस्कस किया जो आपको पता होना चाहिए जिनके मीनिंग। वन लाइन समरी में आपको यही बता रहा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैसे इसने लोगों के वर्क को चेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रोडक्शन को फाइंड में टू फाइंड द जॉब्स, इसने बहुत हेल्प किया, है ना, क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड इनइक्वालिटीज में इसका क्या सहयोग था, ये चीजें हमने डिस्कस किया। अब आपको इंश्योर करना है कि आपने यहाँ तक समझ लिया है, तो आप इंश्योर करो कि ये पीपीटी को आप रीड आउट कर रहे हो फर्स्ट थिंग। एमसीक्यूज हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो, असर्शन रीजन भी है जहाँ पे आप अक्सर फंसते हो, तो असर्शन रीजन को भी क्या कर लो, पढ़ लो अच्छे से, आंसर्स के साथ मैंने दिए हैं, कुछ लॉन्ग आंसर्स भी हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, इन्हें भी ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ केस भी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है बच्चे। ऑल्सो आई विल आस्क एवरीवन कि अगर आपने फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, देखा है, आपको लगता है कि आपको देखने की जरूरत है, तो यू कैन गो फॉर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे सभी चैप्टर्स को 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर ही कवर किया गया है। सेकंड, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस, हर चैप्टर से जितने भी बॉक्सेस हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इंश्योर करो कि बॉक्सेस को देख के जाओ, बिकॉज बॉक्सेस से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीसेंट ईयर्स में, ठीक है। एंड क्वेश्चंस आंसर्स ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज ऑफ क्लास 12 सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा। आप इंश्योर करो कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तमाम तरीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड नहीं हो तो फटाफट से हो जाइए बच्चे। ऑल्सो जिन्होंने भी अभी तक सेशन को देखा है, कमेंट सेक्शन में लिखना है बच्चे कि सेशन हेल्पफुल रहा कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप चैनल पे न्यू हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए बच्चे।
लाइक नहीं किया है सेशन को तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। दिस विल हेल्प मी और मोटिवेट मी फर्दर टू मेक more sessions for you, bring more sessions for you and help you out. Okay, चलिए बच्चे, till then take care, मिलते हैं next sessions में, bye everyone.